तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस यूट्यूब चैनल सर्कल पॉइंट जीके जीएस हिल्सा में। और आप सभी के लिए फिर से स्पीडी पब्लिकेशन का एकदम नया वाला करंट अफेयर का बुक लेकर आ गए हैं। अगस्त 2024 से लेकर के 1 जुलाई 2025 तक एकदम अपडेटेड करंट अफेयर का वार्षिकांक है। और इसी बुक से आपका आगे वाला जो थ्योरी सेक्शन है, जो चैप्टर वाइज दिया हुआ है, टॉपिक वाइज बहुत सारा चीज़ें जो दिया हुआ है, वो हम आपको 4-5 पेज करके कंटिन्यू जो है डेली के डेली आपको है ना पूरा का पूरा वीडियो प्रोवाइड करवाते जा रहे हैं। और पिछले वाले वीडियो में आपको हम 4 पेज शुरुआती के जो 4 पेज हैं, ये सब कौन क्या और कहाँ में जितना भी आपका चीज़ें था सब हम डिस्कशन कर दिए थे। और आज के इस वीडियो में हम लोग 4 के बाद 5वां पेज से शुरू करेंगे और 4-5 पेज हम लोग फिर से खींचेंगे। तो यहाँ 4 तक हम लोग का कंप्लीट हो चुका था और जैसा कि आज हम लोग 5 से शुरू करेंगे। और आपको हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता दें कि बीपीएससी का एग्ज़ाम सितंबर में होने वाला है, तो बिना करंट अफेयर का आपका काम चलेगा नहीं। तो बीपीएससी में 25 से 30 आपका करंट अफेयर रहता है ना। 1800 प्लस वैकेंसी पे दरोगा का वैकेंसी पे जो है जल्द ही नोटिफिकेशन आने वाला है। तो इसमें भी आप जो है 25 के आसपास पूछा जा रहा है ना। जो मद्य निषेध बोल रहे हैं, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का जो फॉर्म भरे होंगे उसका एग्ज़ाम का डेट जो है जल्द ही रिलीज़ होने वाला है, ऐसा खबर आ रहा है ना। जो 33 पोस्ट पर जो वैकेंसी आया था, जिसका फॉर्म आप लोगों ने भरा होगा, बहुत लोगों ने नहीं भी भरा होगा, ठीक है। तो इसका जल्द ही एग्ज़ाम होने का संभावना है ना, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का, ठीक है। तो इसमें भी आपका करंट अफेयर 25 से 30 मायने रखता है। और अभी फ़िलहाल आपको हम कुछ न्यूज़ बता दें, है ना। 1-2 न्यूज़ ये कि अभी जगदीप धनखड़ जो हैं, जगदीप धनखड़ जो भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति हैं, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया है ना। क्या कर दिया है? त्यागपत्र दे दिया है ना। और अभी फ़िलहाल ये त्यागपत्र दे चुके हैं, तो ये थोड़ा सा न्यूज़ ध्यान में रखिएगा। हाल ही में अभी त्यागपत्र दिए हैं, अभी देखिए आगे क्या क्या होता है, कौन उपराष्ट्रपति नए वाले आते हैं, है ना। तो ये एक न्यूज़ है। दूसरा न्यूज़ आपको हम बता देते हैं, है ना। आरपीएफ के जो महिला निदेशक बन गई हैं, आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जो महानिदेशक हैं, वो एक महिला बनी हैं और पहली महिला बन गई हैं आरपीएफ के महानिदेशक के रूप में, है ना। सोनाली मिश्रा। कौन? सोनाली मिश्रा जो हैं ये पहली महिला आरपीएफ के महानिदेशक के रूप में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के बन गई हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कल ही के न्यूज़ में ये सब निकल के आ रहा है, आज ही के न्यूज़ में ये सब दिया है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहला टॉपिक हम लोग उठाएंगे चर्चित महिलाएं, जो राष्ट्रीय स्तर पे जो महिलाओं का बहुत सारे चीज़ों में योगदान रहा, है ना। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो महिलाएं चर्चित हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आरती सरीन की बात करें तो पहली महिला महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा में बन गई हैं, आरती सरीन बन गई हैं। आरती सरीन जो है ये पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा में। फिर नईमा खातून ये पहली महिला कुलपति बन गई हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की। तो आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नईमा खातून, ध्यान में रखिएगा। फिर पहली महिला महानिदेशक चिकित्सा सेवा सेना में साधना सक्सेना नायर बन गए हैं। फिर आपका है पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? तो अवनी लेखरा जो हैं पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं। फिर माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बन गई हैं चढ़ने वाली? माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन है? तो काम्या कार्तिकेयन ये जो है सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला भारतीय महिला बन गई हैं काम्या कार्तिकेयन। फिर एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला, मतलब सबसे अधिक उम्र की जो महिला है ना, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला ज्योति रात्रे हैं। कौन है? ज्योति रात्रे हैं। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट जो है किसे मतलब बनाया गया है? तो अनामिका राजीव को। अनामिका राजीव जो है भारतीय नौसेना में नेवी में जो है पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बन चुकी हैं। फिर आपका है भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार जो है प्रीति रजक बन गई हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बन गई हैं? प्रीति रजक बन गई हैं।
फिर जीडी बिरला पुरस्कार प्राप्त पहली महिला वैज्ञानिक कौन बन गई हैं? तो अदिति सेन डे जो है जीडी बिरला पुरस्कार प्राप्त पहली महिला वैज्ञानिक जो हैं अदिति सेन डे बन गई हैं। सियाचिन ग्लेशियर में तैनात वायु रक्षा कोर में पहली महिला कौन बनी है? तो सुप्रीता सिटी जो है सियाचिन ग्लेशियर में, कहाँ? सियाचिन ग्लेशियर में तैनात पहली महिला वायु रक्षा कोर के रूप में बन गई हैं। फिर है देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा जो है बिहार से बनी है, माधवी मनु कश्यप जो है ये भारत की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बन गई हैं बिहार से, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है बिहार के के एग्ज़ाम के लिए। फिर है मंगल पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो अक्षता कृष्णमूर्ति जो है मंगल पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। सियाचिन में एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बन गई हैं? फातिमा वसीम जो है सियाचिन में एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बन गई हैं। फिर आपका है गीतिका कौल, सियाचिन में तैनात पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? गीतिका कौल बन गई हैं। गीतिका कौल जो है सियाचिन में तैनात पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बन गई हैं। क्या बन गई हैं? चिकित्सा अधिकारी बन गई हैं। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जो है ना, अभी तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं सतीश कुमार हैं, ठीक है ना, अभी वर्तमान में। इसके पहले जया वर्मा थी, जो कि जया वर्मा जो सिन्हा जो है रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो जया वर्मा थी, और अभी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जो है सतीश कुमार हैं, ठीक है। फिर है वीरता पदक प्राप्त पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन बन गई हैं? दीपिका मिश्रा बन गई हैं, है ना। फिर लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर बनी हैं गीता राणा बनी हैं। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर जो हैं लांस नायक मंजू बन गई हैं। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बन गई हैं? लांस नायक मंजू बन गई हैं। फिर है आपका पीटी उषा के बारे में है, पहली महिला जज अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ के पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं? पीटी उषा बन गई हैं। फिर है पहली महिला अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ की, है ना, भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो मेघना अहलावत ये भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? शिवांगी सिंह जो है भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं। फिर वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर पूछा जाएगा कौन बन गई हैं? तो हिना जायसवाल जो हैं ये महिला फ्लाइट इंजीनियर बन गई हैं, वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर। फिर आपका है वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर हिना जायसवाल हो गया। फिर सुप्रीम कोर्ट में बनी पहली महिला वकील कौन बन गई हैं? तो ये इंदु मल्होत्रा। सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील कौन हो गई? तो इंदु मल्होत्रा हो गई। फिर भारतीय सेना की पहली महिला जज ज्योति शर्मा। भारतीय सेना की, ध्यान दीजिएगा, भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन बनी है? तो ज्योति शर्मा बन गई हैं। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर जो महिलाओं का विभिन्न पोस्ट पर जो तैनाती हुआ उसको लेकर के ये फैक्ट जो है अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसको आप बार बार रिवीजन करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, है ना, कुछ ना कुछ आपको दिमाग में घुसेगा, है ना, और चीज़ें आपको धीरे धीरे जैसे जैसे याद होगा तो बहुत ही हेल्प मिलेगा एग्ज़ाम में। बहुत गर्मी है, बस एक सेकंड, चलिए, है ना। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो महिलाओं का योगदान रहा विभिन्न पदों पर, है ना, नियुक्त किए गए, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो बात करते हैं। सबसे पहले नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई हैं? तो नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति जो है नेटुम्बो नंदी नदैत्वा बन गई हैं, है ना। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई हैं? नेटुम्बो नंदी नदैत्वा। फिर है मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है क्लाउडिया सिनबाम जो है ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। फिर थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो
पैटोंगर्टन सिनावात्रा। पैटोंगर्टन सिनावात्रा जो हैं ये थाईलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। फिर कांगो के पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बन गई हैं? तो जूडिस सुमिनवा तुलुका, है ना, जूडिस सुमिनवा तुलुका जो हैं ये कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। फिर आपका है यूरोपीय संसद की पहली महिला अध्यक्ष जो है रॉबर्टा मेत्सोला जो हैं ये यूरोपीय संसद की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। फिर आपका है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव जो हैं सेलेस्टे सैलो बने हैं। सेलेस्टे सैलो जो हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बन गई हैं। फिर इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बन गई हैं? तो मैनुएल रोका बोटे जो हैं इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। फिर पेरू की पहली महिला प्रधानमंत्री डीना बोलुआर्ट बने हैं। डीना बोलुआर्ट जो है ये पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। फिर इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, है ना, जॉर्जिया मेलोनी जो है ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। फिर आपका है सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, है ना, रियाना बरनाबी जो है ये सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं। फिर पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं सन्ना रामचंद्र गुलवानी बन गए हैं। पाकिस्तान की पहली महिला पहली हिंदू महिला असिस्टेंट, पाकिस्तान में हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर बन गई हैं सन्ना रामचंद्र गुलवानी। ठीक है। फिर पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो आयशा मलिक जो है ये पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। फिर स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है? तो नताशा पिर्क मुसर जो हैं ये स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। अब हम लोग आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक मिल गया विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत उच्चायुक्त। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे तो है ना, देश और उसकी राजधानी। ये जानते हैं ये वही सारे देश हैं जहाँ पे अभी चर्चा चल रहा है ना, विभिन्न करंट अफेयर को लेकर के जो है, मतलब हमारे कंपटीशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये सब जो देश है चर्चा में है, इसीलिए कहीं ना कहीं ये देश और उसमें नियुक्त होने वाले राजदूत जो है भारतीय राजदूत के बारे में बताया गया है। तो जैसे स्वीडन है ना, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट आपको ध्यान में रखना है देश और राजधानी, क्योंकि राजदूत जो है एम्बेसडर याद करिएगा तो उतना एम्बेसडर से क्वेश्चन आता नहीं है। आजकल जो है बीपीएससी या बिहार दरोगा में इस तरह का क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता है, तो इतना ही थोड़ा सा मुश्किल है याद करना। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि देश और उसका राजधानी याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि देश और राजधानी से 2 क्वेश्चन, बिहार दरोगा में कम से कम 2 क्वेश्चन रहता है करंट अफेयर में, है ना। मुद्रा भी रहता है, देश राजधानी और मुद्रा, तो यहाँ पे आप यही कर लीजिए। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। रोमानिया की बुकारेस्ट नहीं, है ना, रोमानिया का राजधानी बुकारेस्ट लिख लीजिएगा। बुकारेस्ट जो है रोमानिया की राजधानी है। मलावी का लिलिंगोवो है, मलावी की राजधानी कहाँ है? लिलिंगोवो है। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी है। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी कहाँ है? पोर्ट मोरेस्बी है। तुवालू की राजधानी फुनाफुटी, तुवालू की राजधानी कहाँ है? फुनाफुटी है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी है। तिमोर लिस्ते की राजधानी दिल्ली है। मिस्र की राजधानी काहिरा है। दक्षिण सूडान का राजधानी जुबा है। इजराइल का जेरूसलम है। लातविया का रीगा, लातविया की राजधानी कहाँ है? रीगा है। और ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट है ना। फिर आसियान तो संगठन है, ठीक है ना। पोलैंड की राजधानी वार्सा है। मोल्डोवा की राजधानी चिसिनाव है। मोल्डोवा की राजधानी क्या है? चिसिनाव है। माली की राजधानी बमाको है। जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। किर्गिज की राजधानी जो है बिश्केक है। किर्गिज की राजधानी क्या है? बिश्केक है। फिर आपका बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी है। बुर्किना फासो की राजधानी ओगाडोगु है। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क सिटी है। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है। मालदीव की राजधानी माले है। लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया है। फिर स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम है।
फ्रांस का पेरिस है, जर्मनी का बर्लिन है, सैन मारिनो का सैन मारिनो है, कंबोडिया का नोमपेन है, तुर्की का अंकारा, तुर्की यानी कि तुर्की की राजधानी अंकारा है, फिर अल्जीरिया का अल्जीरियस है, संयुक्त राष्ट्र का वाशिंगटन डीसी है, केमन द्वीप समूह का जॉर्ज टाउन है, पुर्तगाल का लिस्बन है ना, सियरा लियोन का फ्री टाउन है, रवांडा का किगाली है, रवांडा का राजधानी कहाँ है, किगाली है। फिर है आपका यमन का साना है, बहामास का नसाउ है, अमेरिका का वाशिंगटन डीसी, सूरीनाम का पराम रिवो है, पराम रिवो जो है सूरीनाम की राजधानी है ना। और एम्बेसडर से बिहार दरोगा और बीपीएससी में ऐसा कुछ अभी तक नहीं देखने को मिला है। आप अपनी इच्छा अनुसार इसको देख सकते हैं, याद करना चाहें, अपना अपना एफर्ट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ के बारे में। तो एप्पल के जो सीईओ हैं, है ना, ये सब कभी कभी सीईओ पूछ लिया जाता है, ये सब इम्पोर्टेंट है, छोटा छोटा टॉपिक है। एप्पल के सीईओ जो हैं कौन है, अभी वर्तमान में टिम कुक हैं। फिर माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला है। फिर टाटा ट्रस्ट के नोएल टाटा सिद्धार्थ, है ना। टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष बोला जाएगा तो अध्यक्ष बोला जाएगा टाटा ट्रस्ट के तो नोएल टाटा हो जाएगा, और सीईओ बोला जाएगा तो सिद्धार्थ शर्मा हो जाएगा। टाटा ट्रस्ट के सीईओ कौन है, सिद्धार्थ शर्मा है, और टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष जो है नोएल टाटा हैं, तो इसको कन्फ्यूज नहीं होंगे। फिर मास्टर कार्ड जो आपका एटीएम कार्ड जो आता है ना, मास्टर कार्ड, उसके सीईओ जो है माइकल माईबैक हैं। संसद टीवी के जो है ना सीईओ है रंजीत रंजीत पुन्हानी जो हैं संसद टीवी के सीईओ हैं। टीसीएस के सीईओ जो हैं के कृतिवासन जो है टीसीएस के सीईओ हैं। इन्फोसिस के सलील पारेख हैं, इन्फोसिस के कौन है, सलील पारेख हैं। फिर आपका है फ्लिपकार्ट के कल्याण कृष्णमूर्ति हैं, फ्लिपकार्ट के कौन है, कल्याण कृष्णमूर्ति हैं। फेसबुक के हैं मार्क जुकरबर्ग। ट्विटर के कौन है, लिंडा याकारिनो ट्विटर के सीईओ हैं। फिर इंस्टाग्राम के सीईओ केविन सिस्ट्रोम है, केविन सिस्ट्रोम जो है इंस्टाग्राम के सीईओ हैं। यूट्यूब के सीईओ जो है नील मोहन जो है यूट्यूब के सीईओ हैं। फिर ओपन एआई के सीईओ जो हैं सैम ऑल्टमैन जो है ओपन एआई के सीईओ हैं। स्पेसएक्स के एलोन मस्क हैं सीईओ। फिर है 76वां गणतंत्र दिवस समारोह 2025 का यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, तो इसको ध्यान से सुनेंगे। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है और ये बहुत छोटा टॉपिक है, ये सबसे क्वेश्चन छूटता है एग्जाम में, तो बहुत अफसोस होता है। तो 76वां गणतंत्र दिवस आप लोग जानते ही हैं, प्रत्येक वर्ष जो है 26 जनवरी को हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, हमारा जो संविधान लागू हुआ था, गणतंत्र हुआ था हमारा देश, इसके खुशी में जो है 26 जनवरी 1926 को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। मुख्य अतिथि जो 76वां गणतंत्र दिवस 2025 में रहे, प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति रहे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ये 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि रहे, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में रहे। स्वतंत्र दिवस 2025 का गणतंत्र दिवस गणतंत्र दिवस 2025 का थीम क्या था, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास जो है ये 76वां गणतंत्र दिवस 2025 का थीम था। सर्वश्रेष्ठ झांकी जो निकला, उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का दर्जा मिला। मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस 2024, ये 2025 में प्रबोवो सुबियांतो आए, और 2024 का कहीं पूछ सकता है तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जो थे, ये 2024 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि रहे थे, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। फिर 2023-24 में प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार की बात करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू 2023 जो सर्वोच्च पुरस्कार है पापुआ न्यू गिनी का, मोदी सरकार को दिया गया, पापुआ न्यू गिनी के द्वारा दिया गया। तो ये लास्ट वाला लोगोहू कम से कम याद रखिएगा, और देश का नाम याद रखिएगा, आपको दिमाग में मतलब इतना रखिएगा तो बनने का संभावना ज़्यादा रहेगा।
ऑर्डर ऑफ द नाइल ये मिस्र के द्वारा दिया गया मोदी सरकार को सबसे बड़ा पुरस्कार, सर्वोच्च पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ द नाइल। फिर ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर ये फ्रांस के द्वारा मोदी जी को दिया गया। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर 2023 ये ग्रीस के द्वारा दिया गया मोदी जी को। फिर ऑर्डर ऑफ डुक ग्याल्पो, ऑर्डर ऑफ डुक ग्याल्पो 2024 जो है भूटान के द्वारा डुक ग्याल्पो सर्वोच्च पुरस्कार भूटान के द्वारा मोदी जी को दिया गया। ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल 2024 जो है ये रूस के द्वारा मोदी जी को दिया गया एपोस्टल। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर ये नाइजीरिया के द्वारा मोदी जी को दिया गया सर्वोच्च पुरस्कार। डोमिनिका अवार्ड ऑफ द ऑनर 2024 डोमिनिका रिपब्लिक के द्वारा मोदी जी को दिया गया। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गुआइना के द्वारा दिया गया। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर 2024 कुवैत के द्वारा दिया गया। द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द ऑर्डर ऑफ द इंडियन ओशन ये मॉरिशस के द्वारा दिया गया मोदी सरकार को। तो इसको देखिएगा, अक्सर इस तरह का क्वेश्चन जो है कोई भी सर्वोच्च सम्मान का नाम दे देगा और कहेगा यह जो है मोदी जी को किस देश के द्वारा सर्वोच्च सम्मान के रूप में प्रदान किया गया, इस तरह से क्वेश्चन आता है। फिर ये बहुत छोटा छोटा टॉपिक सब है जिसको आप पढ़ करके एक नंबर अपना फिक्स कर सकते हैं। फिर है आपका डिक्शनरियों द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर। देखिए 2022, 23, 24, 25 का भी नहीं आया है तो इसलिए 25 का नहीं दिया हुआ है, तो 23, 22, 23, 24 दो का तीनों का आपको ध्यान में रखना है। ऑक्सफोर्ड का जो है डिक्शनरी है, इसने वर्ड ऑफ द ईयर 2022, वर्ड ऑफ द ईयर 2023 और वर्ड ऑफ द ईयर 2024 कुछ वर्डों को दिया है। तो ऑक्सफोर्ड ने 22 के लिए गॉबलिन मोड, 23 के लिए रीज, 24 के लिए ब्रेन रॉट, ये तीन अलग अलग शब्दों को जो है अलग अलग वर्षों में वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। तो ऑक्सफोर्ड ने 2022 के लिए जो वर्ड ऑफ द ईयर था गॉबलिन मोड था, 23 में था रीज था, ब्रेंट रॉट 24 में वर्ड ऑफ द ईयर था ऑक्सफोर्ड के द्वारा। फिर मरियम वेबस्टर जो डिक्शनरी है इसने गैस लाइटिंग को 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना। ऑथेंटिक 2023 में वर्ड ऑफ द ईयर मरियम वेबस्टर ने चुना। फिर पोलराइजेशन जो है ये 2024 में मरियम वेबस्टर ने वर्ड ऑफ द ईयर रखा। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर जो है होमर को रखा। 23 में हेलुसिनेट को रखा। 24 में मैनिफेस्ट को रखा कैम्ब्रिज ने। फिर कोलियंस डिक्शनरी ने परमा क्राइसिस को 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर रखा और कोलियंस ने ही 2023 में एआई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वर्ड ऑफ द ईयर चुना। और फिर कोलियंस ने ही 2024 में ब्रैट को वर्ड ऑफ द ईयर चुना। फिर डिक्शनरी.com ने वोमन को 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना। फिर हेलुसिनेट को 2023 में वर्ड ऑफ द ईयर चुना। फिर डेम्यूर को 2024 में वर्ड ऑफ द ईयर चुना। तो इस तरह से ये इसको ज़्यादा नहीं है, 4-5 ही हैं। चलिए फिर इसरो का वर्ष 2023-24 का प्रमुख मिशन है। तो इधर मिशन, इधर प्रक्षेपण तिथि किस रॉकेट से लॉन्च किया गया वो दिया हुआ है। तो ये भी हम लोग देख लेते हैं एक नज़र में, छोड़ना नहीं है। देखिए आपको दरोगा बनना है ना, बीपीएससी का पेटी निकालना है, तो जितना लोग मेहनत कर रहे हैं उससे ज़्यादा तो मेहनत करना ही पड़ेगा, है ना, नहीं तो पीछे रह जाइएगा, भीड़ बहुत ज़्यादा हो गया है। चलिए NVS-02 ये उपग्रह है ना, इसका प्रक्षेपण तिथि जो है इसरो का 100वां उपग्रह माना जाता है। किसको पूछ सकता है, इसरो का है ना 100वां उपग्रह कौन सा है ना, मिशन कौन सा है, तो ये NVS-02 है ना, 100वां हो गया है। इसको जो है 19 जनवरी 2025 को GSLV F-15 से रॉकेट से लॉन्च किया गया। स्पैडेक्स मिशन
इसको सब इसरो का मिशन सब है। किसका है? इसरो का है। स्पैडेक्स मिशन 30 दिसंबर 2024 को PSLV C60 से लॉन्च किया गया। प्रोवा 3 मिशन 5 दिसंबर 2024 PSLV C59 के द्वारा लॉन्च किया गया। GSAT 20 19 नवंबर 2024 को स्पेसएक्स फाल्कन 09 से, है ना, सॉरी, स्पेसएक्स फाल्कन 9 से इसको लॉन्च किया गया है GSAT T20 को। फिर EOS 8 मिशन को 16 अगस्त 2024 को SSLV D3 से लॉन्च किया गया। इनसैट 3DS को 17 फरवरी 2024 को GSLV F14 से लॉन्च किया गया। फिर एक्सपोसैट मिशन को 1 जनवरी 2024 को PSLV C58 से लॉन्च किया गया। फिर आदित्य L1 बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को PSLV C57 से लॉन्च किया गया। DSSAR मिशन को 30 जुलाई 2023 को PSLV C56 से लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया और ये, है ना, अगस्त में 23 अगस्त को वहाँ पे चंद्रमा के सतह पर पहुँचा था और 23 अगस्त को हम लोग भारतीय अंतरिक्ष दिवस इसी के खुशी में मनाते हैं, है ना। तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था चंद्रयान 3 और LVM3M4 से लॉन्च किया गया था, रॉकेट से लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त को अगले महीना में ये पहुंच गया था। फिर इसरो का आगामी मिशन, इसरो का आने वाला मिशन सब है, मिशन है चंद्रयान 4, इसको 2028 में का ये मिशन है, इसको लॉन्च किए जाने का योजना है। चंद्रमा के से नमूने लेकर पृथ्वी तक पहुंचना है। लूपेक्स मिशन जो है 2025 में जाक्सा और इसरो का एक अवधारणा मिशन है। फिर गगनयान 3 2025 में जाएगा, 3 सदस्यों के चालक दल को लेकर जाएगा। गगनयान 3 जो है, इसमें पहली बार ऐसा होगा जिसमें चालक मतलब कि व्यक्ति लोग, मतलब एस्ट्रोनॉट लोग इसमें जाएंगे, 3 सदस्यों को चालक दल को भेजा जाएगा। गगनयान 1-2 2024 में भेजा जा चुका है। भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम है, इसमें मानव नहीं गया था, लेकिन 3 जाएगा गगनयान, उसमें मानव जाएगा। शुक्रयान 1 2025 में शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए जाएगा। मंगलयान 2 2026 में जाएगा, मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन के लिए जाएगा। निसार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है ना, सेट में बहुत बार मिला है ये। तो निसार जो है आपको नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है, पृथ्वी की निगरानी के लिए इसको 2024 में भेजा जा चुका है। फिर प्रोजेक्ट चेता के बारे में बात करेंगे। ये सब छोटा छोटा टॉपिक है, आप क्लियर कर लेंगे तो एकदम आसानी से नंबर मिलेगा। प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 दिसंबर 2024 को नामीबिया की राजधानी विंडहॉक, याद रखिएगा विंडहॉक जो है, विंडहॉक ये नामीबिया की राजधानी है। यहाँ से 8 अफ्रीकी चीतों को, 5 मादा 3 नर को मध्य प्रदेश के कूनो शहर में, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, कूनो नेशनल पार्क में लाया गया, जिसमें आपका एक मादा चीता सासा की मौत हो गई। इस निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना है। तो नामीबिया से, यहाँ से आपके लिए क्या बन रहा है, नामीबिया से 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीता मंगवाया गया, 5 मादा 3 नर, मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया, जिसमें से एक सासा जो मौत हुआ मादा चीता का, उसका नाम सासा था, है ना। और 5 वर्ष में जो है कुल 50 चीता को भारत लाने की योजना है। चलिए, तो यहाँ से यही सब इम्पोर्टेंट है जो आपको हम हाईलाइट किए हैं। फिर आपका बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। तो बाघ गणना रिपोर्ट 2022 जो है, जारीकर्ता कौन है, तो भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है 29 जुलाई 2023 को बाघ गणना रिपोर्ट 2022 को जारी किया है। कि रिपोर्ट जो है
5वें क्रम की रिपोर्ट को प्रत्येक 4 वर्ष पर जारी होती है ना। ये बाघ गन्ना रिपोर्ट जो है हमेशा 4 वर्ष के अंतराल पर क्या होता है, जारी किया जाता है। और अभी 2023 में जो जारी किया गया है ना, ये 5वें क्रम का रिपोर्ट है ना। 22 का जो है बाघ गन्ना रिपोर्ट 2022 का जो रिपोर्ट है, ये 5वां क्रम का अभी रिपोर्ट है, जो कि प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर जारी किया जाता है ना। 29 जुलाई को जो है बाघ दिवस, राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। भारत में बाघों की कुल संख्या जो है भारतीय वन्य जीव संस्थान के अनुसार 3682 है। कितना है? 3682 है। विश्व का 75% बाघ केवल भारत में, सर्वाधिक मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ताज़ा जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या न्यूनतम 3167 एवं अधिकतम संख्या 3925 संभावित है। औसत वृद्धि जो है 6.1 है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि जो वृद्धि है 2022 वाला जो रिपोर्ट को जारी किया गया 2023 में, इसमें बाघों की संख्या में जो प्रतिशत वृद्धि है वो कितना है, तो 6.1% का वृद्धि देखा गया है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, संख्या से ज़्यादा परसेंटेज पूछने का संभावना रहता है। फिर है 2018 से 2022 के बीच बाघों की संख्या में वृद्धि, 2018 से 2022 की बात कर रहा है, तो ये 24.1% दर्ज किया गया है। जिम कॉर्बेट जो कि उत्तराखंड में है, नेशनल पार्क ही है ना, टाइगर रिजर्व है। देश में सबसे ज़्यादा बाघ 260 बाघ यहाँ पे है। बिहार में बाघों की संख्या देखिए, आपसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक बाघ बोलेगा किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश 785। लेकिन किसी खास नेशनल पार्क में, रिजर्व में बोलेगा कि सबसे ज़्यादा बाघ जो है किस रिजर्व में है, टाइगर रिजर्व में है, तो ये जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में है, 260 अकेला है। स्टेट वाइज देखा जाएगा तो वो मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऐसे नेशनल पार्क में देखेंगे ना, टाइगर रिजर्व में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा किसके पास है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पास सबसे ज़्यादा बाघ है। बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31 था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बिहार के एग्ज़ाम के लिए, कि बिहार में 2018 में बाघ की संख्या कितना था, 31 था, और 2022 में कितना हो गया, 54 हो गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट लाइन एकदम इसको दिमाग में बैठा के रखेंगे। 6 के बाद हम लोग 7वें पेज पर आते हैं। 7वां पेज में भारत में 2024 में आए तूफान एवं चक्रवात के बारे में है। इसमें क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछता है कि कोई भी चक्रवात या तूफान का नाम दे देगा और कहेगा इसका नामकरण जो है किस देश ने किया। ज़्यादातर यही पूछा जाता है, ठीक है ना। प्रभावित क्षेत्र जो है बहुत कम पूछा जाता है, ज़्यादातर जो है नामकरण किस देश ने किया ऐसा पूछा जाता है। तो बात करते हैं माईकोंग, ये इसमें प्रभावित क्षेत्र आंध्र प्रदेश रहा और इसका नामकरण जो है म्यांमार ने किया है। अल्वारो का नामकरण जो है मोजाम्बिक ने किया। किसका किया, मोजाम्बिक ने किया। और अल्वारो जो है मेडागास्कर तट के आसपास को प्रभावित किया। गैमेन जो है ये भी मेडागास्कर तट को प्रभावित किया। और गैमेन जो है इस्वातिनी के द्वारा नाम रखा गया है। रेमेल का नामकरण जो है ओमान मस्कट के द्वारा रखा गया है। ओमान की राजधानी मस्कट है, तो ओमान के द्वारा रेमेल का नाम जो है रखा गया है। ये पश्चिमी बंगाल एवं बांग्लादेश को प्रभावित किया। असना कच्छ के क्षेत्र और सौराष्ट्र को प्रभावित किया। और असना का नामकरण जो है पाकिस्तान ने किया है। हेलन जो है अमेरिका को प्रभावित किया और इसका नामकरण के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दिया गया है। फिर क्रैथॉन का जो है ये ताइवान और फिलीपींस के द्वारा के क्षेत्रों को प्रभावित किया, इसका भी नामकरण कुछ नहीं दिया है। डेबी ये भी अमेरिका को प्रभावित करने वाला चक्रवात है। दाना है ना, तो उड़ीसा पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया, ठीक है, जिसमें दाना का नामकरण जो है कतर ने किया, है ना। देखिए हम लोग या जीव जंतु लोग या पशु पक्षी लोग जो दाना खाते हैं तो कैसे खाते हैं, कतर के खाते हैं। तो दाना का नामकरण किसने किया, कतर ने किया। फिर आपका है कोंगरे का भी ये ताइवान को प्रभावित किया, इसका नामकरण के बारे में कोई जानकारी नहीं अभी मिलता है। फिर फेंगल तमिलनाडु को प्रभावित किया और फेंगल का नामकरण जो है सऊदी अरब ने किया है। फिर अल्फ्रेड का नाम जो है ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया, नामकरण के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। शक्ति जो है ये इसका नामकरण जो है श्रीलंका ने किया है। शक्ति तूफान का चक्रवात का नामकरण किसने किया है, तो श्रीलंका ने किया है।
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 इस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा बीपीएससी या बिहार दरोगा में इससे एक क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ हम कहेंगे कि एक क्वेश्चन जो है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 से एकदम रहेगा ही रहेगा, है ना। चलिए तो इसको पूरा अच्छे से इसको कंप्लीट करेंगे। तो बात करते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का। तो 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में 18वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया, जो कि ये प्रत्येक वर्ष 2 वर्ष के अंतराल पर जो है, प्रत्येक वर्ष नहीं 2 वर्ष, प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर ये भारत वन स्थिति रिपोर्ट जारी किया जाता है। अब जो है 2023 के बाद 2025 में जारी होगा, ठीक है ना। तो अभी नया वाला तो आया नहीं है, तो यही वाला से एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ बहुत सारा चीज़ निकल के आता है कि 2023 का जो वन स्थिति रिपोर्ट है ये कब जारी किया गया। 1 दिसंबर 2024 को जारी किया गया, है ना। किसने जारी किया, तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने, है ना, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में, है ना, जो है याद रखिएगा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, देहरादून में है। ये 18वां 2023 में जो रिपोर्ट आया, है ना, ये वन रिपोर्ट आया, ये 18वां वन रिपोर्ट था, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। और भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो है प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर जारी किया जाता है। यहाँ पे याद रखिएगा देश में कुल वन और वृक्षावरण का प्रतिशत आपसे पूछेगा, है ना। क्षेत्रफल नहीं पूछेगा कितना, ज़्यादातर प्रतिशत ही पूछता है। एकदम पॉइंट तक याद रखिएगा 25.17% जो है ये देश में कुल वन और वृक्षावरण। देखिए वन और वृक्षावरण दोनों अलग अलग चीज़ है ना। दोनों को मिलाकर जो है देश में 25.17% है। ऐसे तो दोनों मिलाकर 33% होना चाहिए कुल भूमि का, लेकिन है कितना, 25.17% है। तो कम है लेकिन फिर भी ठीक है। फिर कुल वनावरण की बात करेंगे, सिर्फ वनावरण की बात करेंगे तब हो जाएगा 21.76%। सिर्फ वनावरण पूछेगा तब 21, तब उसमें वृक्षावरण हट जाएगा, है ना। जब सिर्फ वृक्षावरण पूछेगा तो 3.41% हो जाएगा। दोनों को जोड़िएगा तब 25.17% हो जाएगा। तो ये तीनों को किसी भी हाल में आप याद रखिएगा। ये तीनों में से क्वेश्चन आपको बीपीएससी बिहार दरोगा में देखने को मिल सकता है। फिर 2021 की तुलना में वन और वृक्षावरण में वृद्धि कितना हुआ है। 2021 से 23 में आया तो वन और वृक्षावरण में वृद्धि कुछ हुआ होगा ना, तो 1445 किलोमीटर का वृद्धि हुआ। फिर 2021 की तुलना में वनावरण में वृद्धि, वनावरण में यहाँ पे दोनों है, दोनों मिलाकर दे रहा है 1445 किलोमीटर स्क्वायर। और यहाँ नीचे जो कह रहा है इसमें सिर्फ वन में वृद्धि 156 किलोमीटर स्क्वायर में वृद्धि हुआ। फिर वृक्षावरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ, 1289 किलोमीटर स्क्वायर में वृद्धि हुआ। वनावरण में, वनों में, सॉरी वृक्षावरण में सबसे ज़्यादा हुआ, वनावरण में कम वृद्धि हुआ और वृक्षावरण में जो यानी कि वृक्ष ज़्यादा लगाया गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका ज़्यादातर पूछते रहता है, वन और वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले प्रथम राज्य या दूसरे राज्य, ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ जो हो जाएगा वन और वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला 3 राज्यों में पहला छत्तीसगढ़, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा उड़ीसा। इतना ही आपको याद रखना है कि वन और वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्यों को क्रम कौन कौन सा है। तो सबसे पहला छत्तीसगढ़, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा उड़ीसा है। फिर वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य, ध्यान देखिएगा यहाँ पे वन और वृक्षावरण दोनों है। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है वन आवरण में, सिर्फ वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य, तो इसमें मिजोरम हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। दोनों मिला के कहेगा वन और वृक्षावरण, तब छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा होगा। लेकिन सिर्फ वन आवरण बोलेगा तो सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्यों में मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्षावरण। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अब कह रहा है वन एवं वृक्षावरण वाले 3 राज्य जो हैं कौन है, तो पहला मध्य प्रदेश, ये पहले से भी था, आज भी है, ठीक है ना। इसको वनों का प्रदेश भी कहते हैं, टाइगर स्टेट भी कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग वन और वृक्षावरण मध्य प्रदेश में पहला नंबर, दूसरा अरुणाचल प्रदेश में, तीसरा महाराष्ट्र में है। फिर क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 राज्य, देखिए यहाँ वन आवरण खाली लिखा है, वन और वृक्षावरण दोनों में मध्य प्रदेश है
और वन आवरण भी कहेगा कि टॉप पे कौन है, तो मध्य प्रदेश ही है, दूसरा में अरुणाचल प्रदेश है, तीसरा में खाली यहाँ पे छत्तीसगढ़ आ गया है, दोनों में कॉमन ही है, बस तीसरा वहाँ पे वन अवृक्षावरण में सर्वाधिक क्षेत्रफल में महाराष्ट्र तीसरा पे था, और खाली वनावरण में बोलेगा तो दोनों सेम ही हो जाएगा, बस तीसरा छत्तीसगढ़ जो है यहाँ आ जाएगा। फिर बात करते हैं प्रतिशत में सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य कौन हो गया है। प्रतिशत में सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य हो गया लक्षद्वीप। ये केंद्र शासित प्रदेश में बोलेगा कि सर्वाधिक वनावरण वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन हो गया है, तो लक्षद्वीप हो गया है, 91.3% हो गया है। और राज्य में पूछेगा तो मिजोरम हो जाएगा। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य कौन हो गया है, तो मिजोरम हो गया, 85.37% हो गया है। अंडमान निकोबार जो है दूसरा हो जाएगा आपका केंद्र शासित प्रदेश में, है ना, कौन, 81.862% के साथ। मैंग्रोव वन का सबसे ज़्यादा आपसे, है ना, इसमें दोनों पूछ सकता है। मैंग्रोव वन जो है ये तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है, समुद्र के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा भारत में पश्चिम बंगाल में जो है मैंग्रोव वन पाया जाता है। और मैंग्रोव वन का प्रतिशत जो है 0.15% है, 0.15% हम याद रखिएगा, यही ज़्यादातर संभावना रहेगा पूछने का, है ना। डिजिट वाला नंबर जैसे कि 4952 किलोमीटर स्क्वायर, ये बहुत कम चांस है, लेकिन 4992 किलोमीटर स्क्वायर जो है याद रखिएगा कितना में, है ना, क्षेत्रफल में मैंग्रोव वन है, ठीक है। परसेंटेज ज़्यादा याद रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा कि मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में है। देश में वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है, तो 7285.5 मिलियन टन है। 2021 की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक में वृद्धि कितना हुआ, 81.5 मिलियन टन हुआ है। देश में बांस धारिता क्षेत्र का विकास हुआ है, 1,54,670 किलोमीटर स्क्वायर में हुआ है। 2021 की तुलना में बांस क्षेत्र में वृद्धि कितना हुआ है, 5,227 किलोमीटर स्क्वायर में वृद्धि हुआ है। फिर 19 राज्यों के संघ राज्य क्षेत्रों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आवरण आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में कुल मिलाकर 19 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिलाकर के 33% भूभाग से अधिक वनों को धारण किए हुए हैं। कहने का मतलब आपको हम बताए हैं कि किसी भी देश के भूमि या राज्य के कुल भूमि के 33% भूभाग पर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। भारत में सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश में ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिलाकर ऐसे हैं जहाँ 33% से भी अधिक वन आवरण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान में रखिएगा। अब आगे आते हैं कृषि उत्पाद भारत एवं विश्व के संदर्भ में। तो बात करते हैं, बहुत गर्मी है थोड़ा, है ना, कोई क्यों वीडियो बनाते समय कोई पंखा चला नहीं सकते हैं, फैन चला नहीं सकते हैं, तो बहुत गर्मी लगने लगता है ना। आप लोग लाइक कर दीजिएगा यदि देख रहे होंगे तो, ठीक है। तो प्रमुख कृषि उत्पादन में भारत एवं विश्व में क्या है, ठीक है। तो इधर एक तरफ खाद्यान्न दिया हुआ है, विश्व में स्थान दिया, भारत में स्थान दिया हुआ है। तो चावल में सबसे पहले हम लोग भारत का देख लेते हैं। चावल में जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है पश्चिम बंगाल है। गेहूं और आलू में जो है उत्तर प्रदेश है। मक्का में आपका कर्नाटक है। दल या दलहन या दाल में आपका मध्य प्रदेश प्रथम है। मूंगफली में गुजरात है। गन्ना में आपका उत्तर प्रदेश है। जूट में आपका पश्चिम बंगाल है। तंबाकू में आंध्र प्रदेश है। प्राकृतिक रबर में आपका केरल है। कॉफ़ी में कर्नाटक हो जाएगा भारत के राज्यों में देखा जाए तो। फिर आपका है सूरजमुखी में भी आपका कौन हो जाएगा, कर्नाटक ही हो जाएगा प्रथम राज्य देखा जाए भारत में। तो ज्वार में आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, है ना। कपास में गुजरात हो जाएगा। फिर आपका प्याज में महाराष्ट्र हो जाएगा। फिर आपका है चाय में असम हो जाएगा। असम जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। सोयाबीन में आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, इसको सोया प्रदेश भी कहा जाता है। दूध में उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चीनी में आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। मसाला में आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। और कुल तिलहन में जो है राजस्थान हो जाएगा। तो भारत में जो राज्यों का स्थान है फसल के उत्पादन में वो देख लिए। अब विश्व स्तर पर देखते हैं प्रथम देश कौन है। तो चावल में प्रथम देश जो है चीन है, दूसरा भारत ही है। गेहूं में भी
चीन प्रथम है, भारत दूसरा ही है ना। आलू में भी चीन ही प्रथम है। मक्का में अमेरिका प्रथम है। दलहन या दाल में भारत ही सबसे ज़्यादा दाल या दलहन का उत्पादन करता है। मूंगफली में आपका चीन ही है। गन्ना में ब्राज़ील है। जूट में भारत है। तंबाकू में चीन है। प्राकृतिक रबर में थाईलैंड है। प्राकृतिक रबर में कौन है? थाईलैंड है ना। फिर आपका कॉफ़ी में ब्राज़ील है। सूरजमुखी में यूक्रेन है। यूक्रेन की राजधानी कीव याद रखिएगा। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव है, ठीक है। ज्वार में अमेरिका है। कपास में चीन है। प्याज में चीन है। चाय में चीन है, ठीक है। सोयाबीन में कौन है? सोयाबीन में अमेरिका है। दूध में भारत है। चीनी में भारत है। मसाला में भारत है। कुल तिलहन में भी भारत ही है। तो इस तरह से आप इसको याद करिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं इससे। फिर बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा हल्का, जगह चेंज कर लेते हैं, बहुत गर्मी लग रहा है। अब हम लोग खनिज जो है भारत विश्व में खनिज के को लेकर के जो प्रथम राज्य हैं भारत के या विश्व में कौन प्रथम है, ये हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और नया वाला हम लोग देख रहे हैं। तो बात करते हैं पहले भारत के जितने राज्य हैं उसके बारे में, ठीक है। तो कोयला और ग्रेफाइट में प्रथम भारत का जो राज्य उत्पादन करता है ये उड़ीसा है। हीरा में आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है। तांबा में आपका मध्य प्रदेश ही सबसे ज़्यादा जो है उत्पादन करता है खनिज के रूप में तांबा का। फिर लौह अयस्क का उड़ीसा करता है। लौह अयस्क का कौन करता है? उड़ीसा करता है। चांदी में आपका राजस्थान करता है। कच्चा तेल में आपका राजस्थान ही करता है। प्राकृतिक गैस में हो जाएगा असम हो जाएगा। बॉक्साइट जो है सबसे ज़्यादा उड़ीसा ही उत्पादन करता है ना। बॉक्साइट हो गया, कोयला हो गया, है ना, ये सब का उत्पादन जो है, ग्रेफाइट हो गया और लौह अयस्क हो गया, इस सब में उड़ीसा ही प्रथम है अभी वर्तमान में। मैंगनीज के उत्पादन में जो है मध्य प्रदेश जो है प्रथम है भारत में। सोना में अभी कर्नाटक है उत्पादन कर रहा है। अभ्रक और टंगस्टन में आंध्र प्रदेश है। अभ्रक और टंगस्टन में कौन है? आंध्र प्रदेश है। यूरेनियम में जो है आंध्र प्रदेश ही कर रहा है। जिप्सम में अभी वर्तमान में राजस्थान जो है प्रथम है। फिर सीसा और कैडमियम में राजस्थान ही है। सीसा और कैडमियम में कौन है? राजस्थान ही है। फिर आपका निकेल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है? उड़ीसा कर रहा है। क्रोमाइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है उड़ीसा कर रहा है। टीन का कौन कर रहा है? छत्तीसगढ़ कर रहा है। इस्पात का कौन कर रहा है? उड़ीसा कर रहा है। स्टील का, प्लैटिनम का कर रहा है उड़ीसा। प्लैटिनम का भी कौन कर रहा है? उड़ीसा ही कर रहा है, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं विश्व में प्रथम कौन है इन खनिजों के उत्पादन में। तो कोयला और ग्रेफाइट में चीन है। कोयला और ग्रेफाइट में कौन है? चीन है। हीरा में रूस है। तांबा में चिली है ना, चिली की राजधानी सैंटियागो है। और चुकी माता खान जो है, चुकी माता खान जो है यही चिली में है, जो कि तांबे का खान है। लौह अयस्क में ऑस्ट्रेलिया है। विश्व में चांदी में मैक्सिको है। कच्चा तेल में अमेरिका है। प्राकृतिक गैस के उत्पादन में भी अमेरिका ही है। फिर बॉक्साइट के उत्पादन में विश्व में ऑस्ट्रेलिया है। फिर मैंगनीज के उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका है। सोना में चीन है। अभ्रक और टंगस्टन में भी चीन ही है। यूरेनियम में कजाकिस्तान है। यूरेनियम में कौन है? कजाकिस्तान है। जिप्सम में अमेरिका है। सीसा और कैडमियम में चीन है। निकेल में कौन है? इंडोनेशिया है। निकेल में कौन है? इंडोनेशिया है। फिर आपका क्रोमाइट में दक्षिण अफ्रीका है। टीन में चीन है। इस्पात में चीन है। प्लैटिनम में दक्षिण अफ्रीका। ये सब प्रथम देश हैं। तो इस प्रकार से 7वां पेज भी खत्म हुआ। अब आते हैं हम लोग 8वें पेज पर। 8वां पेज आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे शहरों, स्थलों, अभियानों के नाम को बदलकर नया नया नाम रखा गया है, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो गया बिहार में है। बिहार का एक ज़िला है, इसका नया नाम जो है गया जी हो गया है। और यहीं पर आपका रबर डैम है, बड़ा प्रसिद्ध है, हाल ही में बना है। रबर डैम कहाँ है आपसे पूछा हुआ, बिहार पुलिस में पूछा था रबर डैम किस जिला में है बिहार के, तो गया में है। और इसका नाम गया नहीं, गया जी हो गया है। सिलक्यार सुरंग कहाँ है? सिलक्यारा सुरंग जो है उत्तराखंड में, इसका नया नाम जो है बाबा बौखनाथ रख दिया गया है। खुलताबाद महाराष्ट्र में है, इसका नाम जो है रतनपुर कर दिया गया है। फिर राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नाम जो है
राष्ट्रमंडल खेल ही कर दिया है। जोमेटो का नाम जो है इंटरनल कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? जोमेटो का नाम इंटरनल कर दिया गया है। करीमगंज जिला का नाम जो है है ना, करीमगंज जिला जो कि असम में है, इसका नया नाम जो है श्री भूमि किया गया है। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन जो कि आपको भागलपुर बिहार में पड़ता है, इसका नया नाम जो है अजगैबी नाथ धाम कर दिया गया है। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का जो नाम है अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार कर दिया गया है। फिर आपका सराय काले खां चौक दिल्ली में है, इसका नया नाम बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। काकसर ब्रिज जो कि लद्दाख में है, इसका नया नाम जो है कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु कर दिया गया है। फोर्ट विलियम कोलकाता में है, इसका विजय दुर्ग रखा गया है। पोर्ट ब्लेयर का नाम हो गया है श्री विजयपुरम हो गया है। पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या हो गया है? श्री विजयपुरम हो गया है। पुणे एयरपोर्ट का नया नाम जो है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। फिर आपका है कासिमपुर हॉल्ट उत्तर प्रदेश में है, इसका नया नाम जो है जायस सिटी रखा गया है। जायस स्टेशन उत्तर प्रदेश में है, इसका नाम गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया है। मिसरौली रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में है, इसका नया नाम माँ कालिकन धाम कर दिया गया है। बानी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में है, स्वामी परमहंस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। निहालगढ़ रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में है, महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। अकबरगंज स्टेशन उत्तर प्रदेश में है, माँ अहोरवा भवानी धाम कर दिया गया अकबरगंज का। वारिसगंज स्टेशन उत्तर प्रदेश में अमर शहीद वाले सुल्तान रेलवे स्टेशन इसको कर दिया गया है। फुर्सतगंज स्टेशन का नाम जो है उत्तर प्रदेश में तपेश्वर नाथ धाम कर दिया गया है। राष्ट्रपति के दरबार हॉल का नाम जो है गणतंत्र मंडप रखा गया है। फिर राष्ट्रपति के दरबार हॉल रिपीट हो गया है, गणतंत्र मंडप रखा गया है। फिर आपका है राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नाम जो है अशोक मंडप कर दिया गया है। फिर जोशीमठ तहसील चमोली उत्तराखंड में है, इसका नाम जो है ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। कोसिया कुटोली तहसील नैनीताल उत्तराखंड में है, इसका नाम जो है कैंची धाम कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। कोसिया कुटोली तहसील नैनीताल में है, जिसका नाम कैंची धाम कर दिया गया है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन क्रिकेट का नाम जो है निरंजन शाह स्टेडियम रख दिया गया है। क्या है? सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम जो है निरंजन शाह स्टेडियम रख दिया गया है। पेटीएम ई कॉमर्स का नया नाम जो है पै प्लेटफॉर्म रखा गया है। पेटीएम ई कॉमर्स का नाम जो है पै प्लेटफॉर्म रखा गया है। चिरंजीवी योजना राजस्थान में है ना, इसका नया नाम जो है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया है। फिर अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम जो है अयोध्या धाम कर दिया गया है। झेलम स्टेडियम जम्मू कश्मीर में है, इसका नाम जो है ना जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कर दिया गया है। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में है, इसका नया नाम चंद्रनगर कर दिया गया है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। क्या बोले? आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र को जो है ना आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। फिर पुराना संसद भवन का नाम जो है ना बदल करके संविधान सदन रख दिया गया है। खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम जो है अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। बांद्रा बारसोबा सी लिंक का नया नाम जो है वीर सावरकर सेतु रखा गया है। उधमपुर रेलवे स्टेशन जो कि जम्मू कश्मीर में है, इसका नया नाम जो है शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अल मिन्हाद शहर जो कि संयुक्त अरब अमीरात में है ना, इसका नया नाम हिंद शहर रख दिया गया है। तो हिंद शहर जो है भारत में नहीं है, हिंद शहर संयुक्त अरब अमीरात में है, जिसकी राजधानी जो है आबू धाबी है। क्या है? आबू धाबी है ना। यूएई की राजधानी कहाँ है? यूएई की राजधानी आबू धाबी है ना। और यहीं आपका नया नाम रखा है अल मिन्हाद शहर का नाम जो है हिंद शहर रखा गया है। इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम जो है जो कि महाराष्ट्र में है सुभाष चंद्र बोस स्टेशन कर दिया गया है। मोटे अनाज को मिलेट्स कहते हैं, तो मोटे अनाज को मिलेट सुपरफूड को अब नया नाम जो है श्री अन्न के रूप में जाना जाएगा। शिवमोगा हवाई अड्डा कहाँ है ना, शिवमोगा हवाई अड्डा कहाँ बोल रहे हैं? शिवमोगा हवाई अड्डा का नाम क्या कर दिया गया है? कुवेम्पू हवाई अड्डा प्रस्तावित किया गया है। शिवमोगा हवाई अड्डा इसका नाम जो है कुवेम्पू हवाई अड्डा नया नाम प्रस्तावित किया गया है। अब देखिए ब्रांड एम्बेसडर है ना। ब्रांड एम्बेसडर से बिहार पुलिस में भी क्वेश्चन पूछ रहा था, है ना। जैसे कि
अभी हाल ही में सलमान खान वाला पूछा है, कोई पूछा था, ठीक है। हाँ, खो खो 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो ये सलमान खान, ये पूछा था, ठीक है ना। तो सबका बिहार पुलिस का भी बहुत सारा भी और 22,000 पे वैकेंसी आने वाला है, ठीक ना। तो सबका सिलेबस करंट अफेयर को लेकर तो यही है ना। बस पढ़ते रहिए, छोड़िए नहीं, है ना। नींद आवे तो नींद को त्यागिए, जैसे भी हो रटिए, याद करिए, बार बार पढ़िए, आँख पे पानी मार के पढ़िए, लेकिन पढ़िए। ये पढ़कर ही आप करंट अफेयर क्वेश्चन को बना सकते हैं, ऐसे कोई उपाय नहीं है ना। रटिए जितना हो सके, जितना क्षमता है ना, तभी आप पीटी निकालेंगे, आगे की चीज़ों को निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रांड एम्बेसडर विभिन्न योजनाओं, अभियानों, संस्थाओं के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर को नियुक्त किया गया। तो वर्ल्ड पैरा एथलीट के ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत बन गए हैं। वर्ल्ड पैरा एथलीट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं, कंगना रनौत। मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, कैटरीना कैफ को। ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर, ऑडी जो कार है ना, ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, नीरज चोपड़ा को। यूरेका फॉर्ब्स के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, श्रद्धा कपूर को बनाया गया है। फिर ड्रीम टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, कृति सेनन बने हैं। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, विक्की कौशल बने हैं। फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए, आयुष्मान खुराना बन गए हैं। विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, कृष्णामाचारी श्रीकांत को जो है विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। अब फिट इंडिया आइकन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आयुष्मान खुराना याद रखिएगा। फिर फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन को बनाया गया है। फिर आपका टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल को बनाया गया है। स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर जो है जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है। इंडिया गेट बासमती चावल के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन, है ना। इंडिया गेट बासमती चावल जो खाते हैं ना, उसका ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर जो है आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु को बनाया गया है। पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु को बनाया गया है। खो खो 2025 के ब्रांड एम्बेसडर को बनाया गया, सलमान खान को, यही बिहार पुलिस में आया था। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिलिंग के ब्रांड एम्बेसडर जो है सानिया मिर्जा एवं हरभजन सिंह को बनाया गया है। फिर थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर जो है सोनू सूद को बनाया गया है। झारखंड विधानसभा का चुनाव के मुख्य ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। किसको बनाया गया, महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया। मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर जो है पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र जो है का ब्रांड एम्बेसडर रश्मिका मंधाना को बनाया गया है। जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर को बनाया गया है ना। मनु भाकर जो कि एथलीट्स में क्या खेलते हैं, है ना, कमेंट करके आप लोग बताइएगा, है ना। इनको लाइफ टाइम अर्जुन पुरस्कार जो नामा चेंज हुआ है ना, लाइफ टाइम अर्जुन पुरस्कार भी इनको दिया गया है हाल ही में। 4 लोगों में से इनको भी दिया गया है, ऐसा ही कुछ है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर जो है मनु भाकर को बनाया गया है। साउथ अफ्रीका 20 लीग के एम्बेसडर जो है दिनेश कार्तिक को बनाया गया है ना। साउथ अफ्रीका 20 लीग के ब्रांड एम्बेसडर दिनेश कार्तिक को बनाया गया है। प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर जो है मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, रणविजय सिन्हा को बनाया गया है। कितने लोग को, 3 लोग को जो है प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, रणविजय सिन्हा को बनाया गया है। वेलनेस ब्रांड हुप के ब्रांड एम्बेसडर जो हैं पीवी सिंधु को बनाया गया है। मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर जो है शिखर धवन को बनाया गया है। UNHCR बहुत इंपॉर्टेंट है, गुडविल एम्बेसडर, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मानवाधिकार से संबंधित ये सब है ना। ब्रांड एम्बेसडर जो है थियो जेम्स, UNHCR का गुडविल एम्बेसडर जो है थियो फ्रेस्टस को बनाया गया है। बिस्लेरी लिमोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर जो आदित्य राय कपूर को बनाया गया है। तंबाकू नियंत्रण ब्रांड एम्बेसडर, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु को बनाया गया है। मुथुट पाचन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर जो है शाहरुख खान को बनाया गया। किसको बनाया गया है, शाहरुख खान को बनाया गया है। फिर आपको यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर जो है करीना कपूर खान को बनाया गया है। फिर सिट्रोएन इंडिया के
सिट्रोएन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह को बनाया गया है। स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर संजना सांघी को बनाया गया है। फिर लोकसभा चुनाव 2024 चुनाव आयोग का अध्यक्ष जो है चुनाव आयोग के द्वारा ही बनाया गया, आयुष्मान खुराना को बनाया गया। राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन जो है चुनाव आयोग के द्वारा चुना गया, शीतल देवी को चुना गया है। स्लाइस के ब्रांड एम्बेसडर, जो स्लाइस है पीते हैं ना, मार्केट में मिलता है ठंडा ठंडा आम वाला जूस है ना, आम वाला जूस, स्लाइस उसी को बोलते हैं, ठीक है। स्लाइस के ब्रांड एम्बेसडर नयनतारा को बनाया गया। किसको बनाया गया है? नयनतारा को बनाया गया है। एवरेडी जो बैटरी सब होता है, एवरेडी एवं स्पीड पेट्रोल के ब्रांड एम्बेसडर जो है नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। एवरेडी और स्पीड पेट्रोल के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव को बनाया गया है। पंजाब का टेस्ट आइकन लोकसभा चुनाव द्वारा चुना गया शुभमन गिल को जो है, और ऐसे भी अभी भारतीय टीम के टेस्ट कप्तान जो है शुभमन गिल को ही बनाया गया है। और पंजाब का स्टेट आइकन जो है किसको चुना गया? शुभमन गिल को चुना गया लोकसभा चुनाव द्वारा। स्विट्जरलैंड का फ्रेंडशिप एम्बेसडर जो है नीरज चोपड़ा को बनाया गया। वाह, नीरज चोपड़ा ने तहलका मचा दिया, ठीक है। 5वां भारत रंग महोत्सव 2024 के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी बनाए गए हैं। फिर बोट के ब्रांड एम्बेसडर जो है, बोट का ये हेडफोन जो आता है ना, इसका बोट के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह को बनाया गया है। तो इस तरह से 8वां हम लोग कंप्लीट किए। 9वां पेज भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं, है ना। जहाँ मन करे छोड़ने का वहाँ से और पढ़िए, तभी आप दरोगा बन पाइएगा भैया। बात है जो क्लियर, थोड़ा एक्स्ट्रा सबसे हटके तो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो योजना, अभियान, मिशन और उससे संबंधित राज्य है ना, बहुत सारे राज्यों के द्वारा बहुत सारा योजना मिशन लाया गया। तो ये सब एग्ज़ाम में आता है। जैसे कोई भी दे देगा ज्योति योजना जो है किस सरकार द्वारा या किस राज्य के द्वारा जो है लागू किया गया, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो ज्योति योजना है ना, केरल सरकार, ज्योति योजना आप लोग ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। ज्योति मतलब प्रकाश होता है, और केरल में सभी लोग क्या है, पढ़े लिखे लोग हैं, है ना। सबके पास ज्योति है, प्रकाश है, ज्ञान है। तो ज्योति योजना कहाँ? केरल सरकार। एक देश, है ना, ये भी याद रहेगा। डिजिटल, अभी वर्तमान में भारत का सर्वप्रथम जो डिजिटल साक्षर राज्य जो है केरल ही बन गया है। और साक्षरता खाली पूछेगा तो उसमें मिजोरम प्रथम आ गया है, ठीक है ना। एक देश एक धड़कन अभियान जो है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। एक देश एक धड़कन किस मंत्रालय के द्वारा लाया गया है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। इंदिरा सौरागिरी जल विकासम योजना जो है तेलंगाना सरकार के द्वारा लाया गया है। इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना जो है तेलंगाना सरकार के द्वारा लाया गया है। एक परिवार एक उद्यमी अभियान जो है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लाया गया है। विकसित कृषि संकल्प अभियान जो है त्रिपुरा सरकार के द्वारा लाया गया है। सागर में सम्मान पहल परिवहन जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। महिला संवाद अभियान जो है बिहार सरकार द्वारा, बिहार का जितना रहेगा उस पर फोकस करिएगा बिहार के एग्ज़ाम के लिए। राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम का शुरुआत जो है आयुष्मान मंत्रालय के द्वारा किया गया है। पिंक ई रिक्शा योजना जो है ये पूछा जा चुका है अभी बिहार पुलिस वाला एग्ज़ाम में, महाराष्ट्र सरकार द्वारा। और बिहार में जो है पिंक बस सेवा का शुरुआत किया गया है। पिंक बस सेवा कहाँ? बिहार में शुरू किया गया, महिला उसको चलाती हैं। जीरो पॉवर्टी P4 पहल जो है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना का शुरुआत त्रिपुरा सरकार के द्वारा किया गया। पार्थ योजना जो है मध्य प्रदेश के द्वारा लाया गया है। एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुरुआत जो है उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है। फिर आपका है एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना का शुरुआत उत्तराखंड सरकार द्वारा किया गया। प्रोजेक्ट हिफाजत का शुरुआत जो है पंजाब सरकार द्वारा किया गया। महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार के द्वारा लाया गया है। राजीव युवा विकास योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा लाया गया है। पाथाई पहल जो है तमिलनाडु सरकार के द्वारा लाया गया है। फिर सूजल परियोजना जो है कर्नाटक सरकार द्वारा लाया गया है। विकासिता गांव योजना उड़ीसा सरकार द्वारा। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान हरियाणा सरकार द्वारा लाया गया है। गवाह सुरक्षा योजना हरियाणा सरकार लाया है। मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना मध्य प्रदेश के द्वारा लाया गया है।
फिर आपका है मुख्यमंत्री युवा अनुदूत योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ही लाया गया है। बांग्लार बारी आवास योजना पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लाया गया है। दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना जो है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लाया गया है। आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें पहल हिमाचल प्रदेश का है। आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें यह पहल जो है हिमाचल प्रदेश का है। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल का शुरुआत पर्यटन मंत्रालय ने किया है। घर घर सोलर पहल जो है घर घर सोलर पहल टाटा पावर के द्वारा शुरू किया गया है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान न्याय विभाग द्वारा किया गया है। निजुत मोइना योजना असम सरकार द्वारा लाया गया है। मिशन वसुंधरा 3.0 असम सरकार द्वारा। CM 7 योजना त्रिपुरा CM 7 योजना जो है त्रिपुरा के द्वारा लाया गया है। मुख्यमंत्री शिक्षा योजना मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना जो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लाया गया है। फिर कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान जो है ये राजस्थान सरकार द्वारा लाया गया है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार द्वारा लाया गया है। युवा उद्यम विकास योजना जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाया गया है। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लाया गया है। फिर आपका सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार द्वारा लाया गया है। फिर अभय हस्तम योजना तेलंगाना सरकार द्वारा लाया गया है। तो इस प्रकार से योजना है, इसको बार बार सुनिएगा, है ना, 1000 बार सुनिएगा। 1000 बार मतलब 5 बार सुनिएगा, 10 बार सुनिएगा तो बहुत कुछ दिमाग में आएगा। फिर उसी तरह से ये दोनों जो है दोनों साइड में एक पूरे पेज में है ना योजना और योजना को लाने वाला राज्य मंत्रालय का नाम दिया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी फ़िलहाल में बिहार पुलिस में लड़का भाव योजना भी पूछ चुका है, तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। विज्ञान धारा योजना विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। प्रोजेक्ट नमन भारतीय सेना के द्वारा जो है प्रोजेक्ट नमन चलाया गया। दीनदयाल स्पर्श योजना का शुरुआत जो है भारतीय डाक विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। अन्न दर्पण पहल का शुरुआत जो है भारतीय खाद्य निगम के द्वारा किया गया है। प्रोजेक्ट अस्मिता UGC है ना UGC के द्वारा शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट परी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लाया गया। हेल्थ साथी योजना जो है पेटीएम के द्वारा लाया गया। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा लाया गया। फिर आपका है श्रमिक बसेरा योजना गुजरात सरकार द्वारा लाया गया। स्कैम से बचो अभियान मेटा के द्वारा लाया गया। किसके द्वारा? मेटा के द्वारा लाया गया स्कैम से बचो अभियान। फिर आपका है संपूर्णता अभियान नीति आयोग द्वारा लाया गया। संपूर्णता अभियान किसके द्वारा चलाया गया? नीति आयोग के द्वारा। NTR भरोसा पेंशन स्कीम आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लाया गया। गवाह संरक्षण योजना असम सरकार द्वारा लाया गया। मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा लाया गया। उल्लास योजना लद्दाख द्वारा लाया गया। उल्लास जो है योजना किसके द्वारा लाया गया? तो लद्दाख द्वारा लाया गया। फिर आपका है रायथू भरोसा योजना तेलंगाना सरकार द्वारा लाया गया। पारुल लाओ पैसे पाओ अभियान उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया। स्कूल ऑन व्हील्स जो है मणिपुर सरकार द्वारा लाया गया। चिराग योजना हरियाणा सरकार द्वारा। निंगलम नायमा योजना तमिलनाडु सरकार द्वारा लाया गया। फिर महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लाया गया। इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लाया गया। इंदिराम्बा आवास योजना तेलंगाना सरकार द्वारा लाया गया। सवेरा कार्यक्रम जो है हरियाणा सरकार द्वारा लाया गया। फिर आपका सवेरा के बाद है स्वयं योजना उड़ीसा सरकार द्वारा लाया गया। मुख्यमंत्री वयोश्री योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा लाया गया। उंगलई थेड्डी उनगल ओरियल पहल जो है तमिलनाडु सरकार द्वारा लाया गया। सड़क सुरक्षा बल जो है पंजाब सरकार द्वारा लाया गया। माई स्कूल माई प्राइड अभियान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लाया गया। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान जो है असम सरकार द्वारा लाया गया। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान जगदीप धनखड़ के द्वारा लाया गया। अपना विद्यालय कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश के द्वारा लाया गया। युवा निधि योजना कर्नाटक के द्वारा लाया गया। फिर आपका है कॉलेज फग थानसी मिशन जो है मणिपुर सरकार के द्वारा लाया गया। कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना गुजरात सरकार के द्वारा लाया गया।
रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश के द्वारा लाया गया। आरोग्यश्री योजना आंध्र प्रदेश, आरोग्यश्री योजना आंध्र प्रदेश। अभय हस्तम कार्यक्रम तेलंगाना सरकार के द्वारा लाया गया। अभय हस्तम कार्यक्रम किसके द्वारा लाया गया? तेलंगाना सरकार के द्वारा। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना हिमाचल प्रदेश। सांस अभियान योजना, सांस अभियान योजना मणिपुर सरकार द्वारा लाया गया। इस तरह से आज आपको हम 5 पेज का डिस्कशन करवाए। इसका एक ही इलाज है, करंट अफेयर में आपको परफेक्ट बनना है तो सुनते रहिए, कुछ भी काम करते रहिए तो सुनते रहिए, है ना। और जब पढ़ने के लिए बैठे तो बुक ही पढ़ें, ऑफलाइन बुक पढ़ें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इधर उधर कुछ काम कर रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो हेडफोन लगाकर इस तरह के वीडियो को आप क्या करेंगे? सुनेंगे। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप किताब छोड़ के यही देखिए, किताब पढ़िए फिर इसको सुनिए। क्योंकि किताब पढ़ने से ऐसा नहीं कि आपको 100% एक के बार में याद हो जाएगा। पढ़िएगा, उसको सुनिएगा, है ना, फिर पढ़िएगा, फिर सुनिएगा, फिर पढ़िएगा, फिर सुनिएगा। ऐसे करके 5 बार, 10 बार, 15 बार आप करेंगे तो करंट अफेयर आपसे एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। दरोगा बनना है ना, तो कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा आपको एक्स्ट्रा, सबसे हटके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 4-5 पेज के साथ, और आपका पीछे वाला ऑब्जेक्टिव भी हम करवा देंगे जल्द ही उसको भी, ठीक है।